मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो ये 6 मार्क्स का कंटेंट होगा। 6 नंबर के लिए आपको इसके अंदर दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एक होगा मनी और इसी के साथ अटैच्ड एक चैप्टर है बैंकिंग। सो मनी एंड बैंकिंग ये आपकी यूनिट का नाम है और इसके अंदर दो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स होंगे, वन इज मनी एंड वन इज बैंकिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मनी। मनी चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जब हमारे बीच में मनी नहीं था, पैसा नहीं हुआ करता था, तो लोग अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते थे? अब जरा इसको समझने की कोशिश करिए। जब हमारे बीच में पैसा नहीं हुआ करता था तो एक सिस्टम था जिसके अंदर लोग गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज किया करते थे, यानी बार्टर एक्सचेंज कहा जाता था इसको, जहां पर गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। ठीक है। बार्टर सिस्टम के अंदर बड़ी कमियां रही। काफी दिनों तक बार्टर सिस्टम ने हमारे देश के अंदर लोगों की नीड्स को और वांट्स को फैसिलिटेट किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि बार्टर सिस्टम में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इनकन्वीनियंसेस हैं। तो उन इनकन्वीनियंसेस को पहचाना गया, उसको आइडेंटिफाई किया गया और उसको रिमूव करने की कोशिश करी गई, और यहीं पर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। ठीक है, आइए। तो बार्टर की प्रॉब्लम्स क्या थी पहले वो समझिएगा। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का हर बार होना जरूरी नहीं होता। आई मीन कि बार्टर सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि आपने किसी को गुड प्रोवाइड किया, तो बदले में वो इंसान भी आपको गुड प्रोवाइड करेगा जो आपकी जरूरत है। मींस यहां पर हम साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स देखते हैं। साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स को हम यहाँ पर चेक करते हैं। भाई देखिए, मेरे पास में एक गुड है जो आपकी जरूरत है और आपके पास में एक गुड है जो मेरी जरूरत है। राइट, तभी हम इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन समस्या ये होती थी ना कि हर बार वो इंसान मिल जाना जो हमारी जरूरतों को पूरा करे और साइमल्टेनियसली हम उसकी जरूरतों को पूरा करें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। राइट, सो ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि हमेशा हमेशा हमें वो इंसान नहीं मिलेगा जो हम उसकी जरूरत पूरी करें और वो हमारी जरूरत को पूरा करे। यानी ये कोइंसिडेंस, ये इत्तेफाक बार बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम यहां पर अटैच थी, लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, या यूं कहें कि एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। उस जमाने में लोग जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया करते थे तो लोगों को समझ नहीं आ पाता था कि किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी कम है। तो कई बार ऐसा होता था कि आपने हायर वैल्यू के गुड्स को एक्सचेंज कर दिया और बदले में लोअर वैल्यू का गुड्स ले लिया। क्यों? क्योंकि उस वक़्त आपको लगता था कि आपकी वांट्स बहुत अर्जेंट है, चाहे जैसे भी उस वांट को सैटिस्फाई करना है। आपके पास जो गुड था वो आपने दिया, सामने वाले से गुड ले लिया, ठीक है? बाद में एहसास होता था कि यार नहीं, मेरे गुड की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, मेरा गुड थोड़ा कॉस्टली हो सकता था, ठीक है? तो ये कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता था कि उन्होंने इस ट्रांज़ैक्शन में कहीं न कहीं अपना नुकसान कर दिया है, क्योंकि एक कॉमन बैरोमीटर नहीं था। एक कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हम गुड्स या सर्विसेज का इवैल्यूएशन नहीं कर पाते थे। ठीक है जी? ये आपका दूसरा प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर अटैच्ड होती है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखिए जी, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, और बार्टर सिस्टम का एक रूल होता था, एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से लीजिए। मतलब हैंड इन हैंड एक्सचेंज होता था, साइमल्टेनियस एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। आप कहें कि जी आप मेरे को गुड दे दो, मैं अपना गुड आपको 3 महीने बाद दूंगा, तो बार्टर सिस्टम में ऐसा अलाउड नहीं था। ठीक है। तो बार्टर सिस्टम की एक कमी ये भी है कि प्रेजेंट सिनेरियो में आपके पास में जो गुड है आप उससे बात करें, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यहाँ पर अवॉइड किए जाते हैं, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यहाँ पर अलाउड नहीं थी। और आखिरी समस्या बार्टर सिस्टम की जो थी वो समझिए यहाँ पर, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। पुराने जमाने में लोग कैटल्स के थ्रू, ग्रेन्स के थ्रू, फूड ग्रेन हो गया, कैटल हो गया, इनके थ्रू गुड्स का एक्सचेंज किया करते थे। लेकिन अब इनके साथ में एक समस्या जानते हैं क्या है? इनकी वैल्यू को आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। यानी इनकी एक लाइफ है और इस लाइफ के बाद में वो खत्म हो जाएगा। अगर आज आपके पास में बहुत सारे कैटल्स हैं, बहुत सारा व्हीट है, बहुत सारे राइस हैं, बहुत सारा ग्रेन और बहुत सारे कैटल्स आपके पास आज हैं, लेकिन एक चिंता ये है आपको कि ये सारी चीजें आप आने वाली जनरेशंस को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इनकी एक लाइफ है, एक टाइम के बाद में ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अब इसको ऐसे समझिएगा कि बार्टर सिस्टम के अंदर
हम गुड्स को या जो हमारे पास में कैटल्स थे इनको स्टोर नहीं कर सकते थे। लेकिन आज अगर मनी है, पैसा है, तो पैसे को तो आप स्टोर कर सकते हो ना। मनी को आप 10 साल के लिए भी, 20 साल के लिए भी स्टोर कर सकते हो। आने वाली जनरेशंस के लिए आप अपनी मनी को होल्ड कर सकते हो, वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल लीजिए, एक अलमीरा के अंदर आपने 10 केजी व्हीट और 10,000 रुपीज एक अलमीरा में आपने 5-10 साल के लिए बंद कर दिया। 10 साल बाद उस अलमीरा को आप ओपन करते हैं, व्हीट शायद खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन 10 साल बाद भी 10,000 रुपए आप उसको यूज कर सकते हो। तो मनी कैन बी स्टोर्ड। तो बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी ना, कि बार्टर सिस्टम में आप गुड्स की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे, मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और मनी को स्टोर किया जा सकता है। राइट? सो ये आपने पढ़ा इनकन्वीनियंसेस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की इन्हीं कमियों को दूर करते हुए मनी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इंट्रोडक्शन ऑफ मनी को आप यहाँ पर समझिए, मनी कैसे आया और बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को मनी ने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले मनी क्या है, पैसा किसे कहा जाता है, पैसे को डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए, एनीथिंग, यहाँ पर समझिएगा, एनीथिंग which has journal acceptability as a medium of exchange and having unit of account and store of value। देखिए, किसी भी चीज को, एनीथिंग का मतलब है कोई भी चीज जिसको आरबीआई ने कहा है कि भाई ये पैसा है। हमारे देश में करेंसी कौन बनाता है, कौन प्रोवाइडर है इसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप सेंट्रल बैंक बोलते हो। ठीक है ना? सो एनीथिंग विच हैज जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड हैविंग कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू बोलिए, यहां पर मनी कैन बी स्टोर, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है मनी एक्ट्स एज अ बैरोमीटर, जिसके थ्रू आप गुड्स एंड सर्विसेज का इवैल्यूएशन कर सकते हो। और मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब जर्नलाइज्ड परचेजिंग पावर। आज के ज़माने में अगर आपको गुड्स चाहिए तो आपको किसी इंसान को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपको वो गुड देगा जो आपकी ज़रूरत है और साइमल्टेनियस जो आप उसकी वांट को फुलफिल कर रहे होगे, ऐसा नहीं है। हमें गुड्स चाहिए अगर आज, तो बाज़ार में जाते हैं और पैसा देते हैं, गुड्स खरीद लेते हैं। ठीक है ना? तो पुराने ज़माने में होता था, पहले वो इंसान ढूँढो जिसके पास में वो गुड है जो आपकी ज़रूरत है, और आपके पास में वो गुड होना चाहिए जो उसकी ज़रूरत है। ठीक है ना? तो मनी एक्ट्स एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट और यहाँ पर स्टोर ऑफ वैल्यू। ये मेजर पार्ट हमने मनी के बारे में समझा। कोई भी चीज़, एनीथिंग व्हिच हैज़ जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी। जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब लोगों के बीच में उसको अहमियत मिली है, यानी एक्सेप्टेबिलिटी है। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो मनी के थ्रू तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। मनी की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो, और मनी एक बैरोमीटर होगा जिसके थ्रू आप गुड्स एंड सर्विसेज का इवैल्यूएशन कर सकते हो। ठीक है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। आइए अब हम आगे चलते हैं फीचर्स ऑफ मनी। मनी के फीचर्स में अगर हम समझते हैं तो सबसे पहला फीचर आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश एज एन एसेट इज मोस्ट लिक्विड इन नेचर इन अ वे दैट इट कैन बी एक्सचेंज विद गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्विंग एनी एडिशनल कॉस्ट। बड़ा ही मतलब सिंपल और सीधा सीधा कैरेक्टर है इसका, लिक्विडिटी। ठीक है? मनी लिक्विड है, मनी को आप एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो, एसेट को बेचकर उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, मनी के थ्रू किसी भी गुड या सर्विस को अवेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ये मनी का पहला कैरेक्टर है जी। दूसरा कैरेक्टर है एक्सेप्टेबिलिटी। जैसा हमने कहा कि मनी के अंदर जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी का होना बड़ा जरूरी है। ठीक है? मतलब पीपल शुड नॉट डिनाई और डाउट या हेजिटेट टू एक्सेप्ट और पे मनी एट देयर ओन फ्री विल। मतलब लोगों को किसी तरह का कोई शक, किसी तरीके का कोई डिनायल, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए while transacting थ्रू मनी। तो जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी इसका एक फीचर होता है। फिर एक फीचर हमने पढ़ा है कॉग्निजिबिलिटी। कॉग्निजिबिलिटी का मतलब इट इज, मैं कहता हूँ कि पैसा अगर आपको मैं दिखाऊं और एक कलरफुल पेपर दिखाऊं उसी की तरह, तो आप पहचान जाओगे ना कि व्हाट्स मनी और आपका कलरफुल पेपर कहाँ पर है, मनी कहाँ पर है। आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हो ना। सर, रिकॉग्नाइज किया जा सके, यही इसका एक कैरेक्टर है जिसको आप कॉग्निजिबिलिटी कहते हो। क्या बोलते हो? कॉग्निजिबिलिटी। ठीक है? एंड फाइनली पोर्टेबिलिटी। मनी ऐसा होना चाहिए जो आसानी से आप होल्ड कर सको, स्टोर कर सको अपने वॉलेट में, अपने अलमीरा में, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले आया जा सके, भेजा जा सके। पोर्टेबल होना चाहिए, इजी टू यूज कह लीजिए।
रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, आसानी से पहचान लिया जाए, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी लोग आपस में एक दूसरे को जब गुड्स के बदले मनी हैंड ओवर करें तो लोगों में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और मनी के अंदर सबसे बड़ी बात है लिक्विडिटी है, मतलब मनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, सो ये आपने पढ़ा जी फीचर्स ऑफ मनी। अब हम आगे चलते हैं और बात होगी हमारी फंक्शंस ऑफ मनी की। देखिए फंक्शंस ऑफ मनी क्या कहता है। सबसे पहला फंक्शन है मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो जी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि बेसिक प्राइमरी फंक्शन है पहली बात तो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज को आप बोलेंगे कि भाई जर्नलाइज्ड परचेजिंग पावर है। मनी क्या है? जर्नलाइज्ड परचेजिंग पावर है, जैसा देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मनी एक्ट्स एज अ जर्नलाइज्ड परचेजिंग पावर। ठीक है, मतलब उसके थ्रू कोई भी गुड या सर्विस खरीदा जा सकता है। आज हमें वो इंसान ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसकी नीड को हम फुलफिल करेंगे और वो हमारी नीड को फुलफिल करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मनी एक जर्नलाइज परचेजिंग पावर का काम करता है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं अपने ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, आज आपको कोई भी गुड खरीदना है, कोई भी सर्विस अवेल करनी है, विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन इजीली फैसिलिटेट दीज ट्रांजैक्शंस, राइट? So this is the very primary function of money, acts as a medium of exchange, right? मनी ने यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम को मनी ने सॉल्व किया। और कैसे सॉल्व किया? बाय एक्टिंग एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो दिस इज द वेरी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, राइट? सेकेंडली, बार्टर सिस्टम की दूसरी समस्या क्या थी? एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। यहां पर मैं मनी का सेकंड फंक्शन इंट्रोड्यूस करता हूं, एंड दैट इज मनी एक्ट्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। देखिए जी, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है मेजर ऑफ वैल्यू। मनी एक्ट्स एज अ बैरोमीटर या स्टैंडर्ड जिसके थ्रू आप गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यूएशन कर सकते हो। ठीक है, money serves as a unit of measurement या unit of account through which we can easily compare, evaluate the value of goods and services. ठीक है, और आज की डेट में the values of all goods and services can be expressed easily in a single unit जिसको आप money कहते हैं। देखिए, goods and services का तो अलग ही है, गुड्स एंड सर्विसेज को तो आप मनी के टर्म्स में इवेल्युएट कर ही सकते हो, लेकिन मैं आज की डेट में ये भी कहता हूं कि आपके पास में कितना पैसा है, आप कितने रिच हो, आपकी रिचनेस को मेजर करने के लिए भी मनी है। आपके पास में कितना धन दौलत है और इस धन दौलत के हिसाब से आपकी रिचनेस को हम मेजर करते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली ही कहूंगा मैं, ठीक है, कि किसी इंसान की रिचनेस सिर्फ उसके पैसे से नापी जाती है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, बहुत सारे बैरोमीटर्स होने चाहिए इस चीज के लिए तो, बट अभी आज की डेट में एक कॉमन पैरामीटर है कि भाई आप कितने वेल्दी हो या कितने रिच हो, तो आपकी रिचनेस आपके पास में जो मनी आप होल्ड कर रहे हो उसके थ्रू इवेल्युएट करी जाती है। तो ये बड़ा कॉमन होगा समझना कि मनी एक्ट्स एज अ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट या मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है जी, जिसके थ्रू आप इजीली गुड्स एंड सर्विसेज का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है सर। नाउ अब हम बात करेंगे मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जैसा हमने अभी पीछे डिस्कस किया, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स, एक्सटेंडेड आउटस्टैंडिंग की अभी हम गुड्स ले लेते हैं और बाद में पेमेंट कर देंगे। देखिए बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। बार्टर सिस्टम का रूल था एक हाथ से दीजिए दूसरे हाथ से लीजिए, हैंड इन हैंड एक्सचेंज होता था। ठीक है, काउंटर एक्सचेंज होता था वहां पर। ठीक है, बट मनी के थ्रू आज इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व किया गया है। डेट्स आर इक्वली एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे समझिए, डेट्स आर इक्वली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। लोन्स आर टेकन एंड रीपेड इन टर्म्स ऑफ मनी। आज आप डेट पे करते हो, ठीक है, या लोन लेते हो तो मनी के टर्म्स में ही सारा हिसाब किताब होता है। ठीक है, द यूज ऑफ मनी as a standard of deferred payment or delayed payment immensely simplify borrowing and lending। borrowing और lending बड़ा आसान कर दिया है मनी ने। और सर इसमें सबसे बड़ी चीज आपको समझनी है, मनी ने यहाँ पर फैसिलिटेट किया है कौन सी ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। मनी ने यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट किया है, यानी आप आसानी से आज गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट पर खरीद सकते हैं। आज आपने गुड्स खरीद लिया 50,000 रुपए का, जिसको आप कहते हो कि मैं 3 महीने में पेमेंट करूंगा, 4 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो इट इज पॉसिबल थ्रू मनी। आज की डेट में 3 महीने बाद पेमेंट करोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पैसा देना पड़ेगा जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, बाटा सिस्टम में ये नहीं होता था, बट मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कोई बात नहीं, आज आप गुड्स ले जाइए, पैसा 4 महीने बाद देना है, 4 महीने की वैल्यू निकालेंगे। 4 महीने तक
4 महीने के बाद आप पैसा दोगे ना, तो 4 महीने की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको आप इंटरेस्ट बोलते हो। और बहुत से लोग कहते हैं ना टाइम इज मनी, तो आप ये समझ लीजिए कि आप टाइम इज मनी, तो कितने दिन बाद पेमेंट करोगे, जितने दिन बाद पेमेंट करोगे उस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना पड़ेगा, जिसको आप इंटरेस्ट बोलते हो। ठीक है, अब हम बारी अगली पॉइंट पे चलते हैं, बात करते हैं मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, जहां पर बाटा सिस्टम का एक प्रॉब्लम नजर आ रहा था कि मनी की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, बट यहाँ पर एक नया चीज समझना होगा कि मनी मनी आसानी से आपकी वेल्थ का पार्ट बन सकता है। मनी आपकी वेल्थ को क्रिएट करता है, और वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर फ्यूचर। इट सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स इन लिक्विड फॉर्म। बाय स्पेंडिंग इट वी कैन गेट एनी कमोडिटी इन फ्यूचर। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, एक अलमारी के अंदर आपने पैसा भर के रख दिया 10 साल 20 साल के लिए, तो अब 10 साल 20 साल बाद भी आप इस पैसे को यूज कर सकते हो ना, मनी कैन बी स्टोर्ड। बट उस टाइम पे गुड्स और कैटल्स, इनके थ्रू जो गुड्स एक्सचेंज होते थे, ठीक है, वहां पर उनकी एक लाइफ थी, उस टाइम के बाद में उनको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मनी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू आज की डेट में। एंड वीट और एनी अदर प्रोडक्ट विच विल कमांड अ वैल्यू कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, राइट। सो मनी के 4 फंक्शंस हमने अभी यहाँ पर समझे हैं। सबसे पहला पढ़ा, मनी का पहला कैरेक्टर आपने पढ़ा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देन यूनिट ऑफ अकाउंट, उसके बाद आपने पढ़ा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और फिर आपने पढ़ा मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है जी, दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ मनी जो बार्टर एक्सचेंज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आए हैं, राइट। आइए अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, डिमांड फॉर मनी। व्हाई पीपल होल्ड मनी, व्हाई डू पीपल नीड मनी। ठीक है, अब यहाँ आपको नीड या डिमांड फॉर मनी के बारे में समझना होगा। देखिए, मनी की डिमांड हम 3 वजहों से करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शनरी मोटिव होता है, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, वन। दूसरा होता है जी प्रिकॉशनरी मोटिव हमारा। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब होता है मनी रिक्वायर्ड टू मीट इमरजेंसी सिचुएशन। होता है ना कि हम कुछ पैसा अपने इमरजेंसी को मीट करने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए रखते हैं, इमरजेंसी कैश रखते हैं। सो दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव, राइट। एंड फाइनली एक होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव, मनी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन रियल एंड फाइनेंशियल एसेट्स। यानी आज आपके पास में 1 रुपया है, आप चाहते हो फ्यूचर में ये 1 रुपए 5 रुपए बन जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश करना पड़ेगा, यानी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपको पैसा चाहिए, वो आपकी स्पेक्युलेटिव डिमांड होती है। फॉर द पर्पज ऑफ प्रिकॉशनरी मोटिव आप रखना चाहते हो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, तो ये प्रिकॉशनरी मोटिव कहलाता है। गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना है, नीड या वांट फुलफिल करनी है, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है वो ट्रांजैक्शनरी मोटिव बन जाता है। सो दीज आर द 3 मोटिव्स जिसकी वजह से हमें पैसा चाहिए होता है। व्हाई डू पीपल नीड मनी, तो इसका जवाब आपके सामने इन 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। अब बारी है मनी सप्लाई की। मनी सप्लाई यानी हमारे देश में पैसे की सप्लाई पहली बात कौन करता है, इसको हम पढ़ेंगे। मनी सप्लाई होता क्या है, इसको हम समझेंगे। आइए, द सप्लाई ऑफ मनी मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ मनी, चाहे वो पेपर करेंसी नोट हो, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट्स हो। ठीक है, जिस भी फॉर्म में पैसा बाजार में अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। बट यहाँ इस डेफिनेशन में एक की वर्ड रहेंगे, इसको समझिएगा। टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द मार्केट, यहाँ पे समझिए, विच आर हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी हमें, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर इस लाइन को आपने पढ़ा तो आपको कुछ याद आ जाएगा कि मनी सप्लाई, अगर मैं बात करूं आपसे, तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल होता है, स्टॉक वेरिएबल। देखिए, नेशनल इनकम में भी हमने पढ़ा है स्टॉक और फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल वो होते हैं जिनका मेजरमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किया जाता है, और एक होते हैं फ्लो वेरिएबल जिनका मेजरमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर किया जाता है। तो मनी सप्लाई को आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम चेक कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट्स अ स्टॉक वेरिएबल, राइट। आइए, देन यहां पर हायरार्की को समझिए। सबसे पहले पब्लिक को कौन सर्व करता है, कमर्शियल बैंक सर्व करते हैं। कमर्शियल बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आरबीआई को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करती है मतलब, वैसे तो आरबीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन आरबीआई किसके लिए अकाउंटेबल है, किसको जवाब देती है, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री।
ठीक है। सो हायरार्की को समझिएगा, सबसे पहले पब्लिक, यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक है नीचे। पब्लिक को कौन केटर कर रहा है जी? कमर्शियल बैंक केटर कर रहा है। कमर्शियल बैंक की नीड्स को कौन फुलफिल करता है? रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक किसके लिए अकाउंटेबल होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए। दिस इज द मनी सप्लाई हायरार्की इन इंडिया, राइट। अब बारी है ये समझने की बारी है कि मनी मेजरमेंट कैसे किया जाता है। देखो बेटा, इट इज वेरी हार्ड टू डिफाइन और टू इवेल्युएट और टू क्वांटिफाई द मनी, कि कितना पैसा बाजार में अवेलेबल है, या वेलोसिटी उसकी कैसी है, या सर्कुलेशन उसका कैसा चल रहा है ना। बड़ा मुश्किल होता है पैसा। देखो, आरबीआई ने प्रिंट किया, मान लो एग्जांपल है 5 लाख करोड़ रुपए प्रिंट किए गए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उसको इकोनॉमी में फ्लो किया गया, बट 2 4 5 साल के अंदर देखते हो कि 5 लाख करोड़ रुपए जो इन्फ्यूज किया गया था आरबीआई के द्वारा, अब वो धीरे धीरे कम होकर सिर्फ 3 लाख करोड़ रह गया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए कहाँ चला गया, है ना। तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको स्टोर करते हैं, अपने घरों में होल्ड करने लग जाते हैं। तो जो जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए ये एक अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करता है, ठीक है। कि जो पैसा हमारे और आपके वॉलेट में है, पर्स में है, घरों में है, ठीक है, ये पैसा जो है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। हम इसको यूज कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक पब्लिक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अच्छा, खैर, तो मनी सप्लाई को मेजर कैसे किया जाए, ये सवाल है। सबसे पहला मेजरमेंट है M1। तो इसको हम पढ़ते हैं, M1 इज मनी मेजरमेंट वन। मनी मेजरमेंट वन, इट इंक्लूड्स 3 एलिमेंट्स। सबसे पहला एलिमेंट आता है इसके अंदर सी। सी का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। आपके अकाउंटेंसी की भाषा में कहते हैं ना कि कैश इन हैंड, तो वही है कि लोगों का पैसा उनके हाथों में कितना मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नंबर वन। दूसरा आता है जी इसमें डिमांड डिपॉजिट्स, डीडी बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। लोगों का पैसा जो बैंकों में डिपॉजिटेड है, उसको हम बोलते हैं डीडी। तो डिमांड डिपॉजिट्स, जो लोगों का पैसा बैंकों में मौजूद है, उसको कहा जाता है। सी का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पैसा लोगों ने अपने घरों में, अपने जेब में रखा हुआ है, ठीक है, जिसको वो अपनी नीड्स या वांट्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं, ये उसकी बात है। और फिर तीसरा आता है इसके अंदर ओडी। ओडी का मतलब होता है जी अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। देखिए, दीज आर द अदर डिपॉजिट्स व्हिच इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ किसका, कौन डिपॉजिट करवा रहा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे नाबार्ड, ठीक है, जैसे फॉरेन सेंट्रल बैंक हो गए, या फॉरेन गवर्नमेंट्स हो गई। ये लोग जो पैसा डिपॉजिट कराते हैं, जैसे आईएमएफ वगैरह हो गया, ठीक है, तो इनकी डिपॉजिट्स को हम यहाँ ओडी कहते हैं। ओडी मतलब अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। शॉर्ट टर्म के लिए जो डिपॉजिट आरबीआई के पास जमा होता है, उसको भी हम यहाँ पर काउंट करते हैं मनी मेजरमेंट वन के अंदर। सो M1 हैज 3 एलिमेंट्स ओनली, सी प्लस डीडी प्लस ओडी। इन 3 एलिमेंट्स को आप ऐड करते हैं तो यू विल गेट M1, दैट इज मनी मेजरमेंट वन। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर ये जानना चाहिए आपको, कि M1 का एक नाम और भी है। M1 को हम और आप नैरो मनी कहते हैं। नैरो मनी का मतलब होता है मनी विच परफॉर्म्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ओनली। मतलब ये वो पैसा है, नैरो का मतलब जिसका सिंपल पर्सपेक्टिव है। अगर आप पैसा कहो तो व्हाट इज मनी, कहो कि भाई जिसके थ्रू हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, वो मनी है। तो मनी which performs only medium of exchange function, that is called as narrow money, right? So M1 is narrow money. अब इसके साथ में M2 और M3 और M4, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर। पहली बात ये समझ लीजिए, मनी सप्लाई के मेजरमेंट्स कितने हैं? M1 है, M2 है, M3 है और M4 है। ये 4 मेजरमेंट्स हैं। लेकिन हमारे पार्ट पे हमें जो पढ़ने के लिए बोला गया है, वो M1 और M3 बोला गया है। M2 और M4 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके अंदर पोस्टल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, जो पोस्ट ऑफिसेज में लोगों का पैसा डिपॉजिट होता है, ये उसकी सेविंग्स की भी बात करता है। M2 और M4 में पोस्टल सेविंग्स को भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ बैंकिंग में फोकस कर रहे हैं, तो हम M1 और M3 पर फोकस रहेंगे। M3 और M1, यही दो पार्ट आपको समझना है। तो M1 हमने पढ़ा अभी, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, C प्लस DD प्लस OD, राइट। इसके साथ M3 पर आते हैं। 3 क्या कहता है, देखिए, इट इज M1, यानी वही 3 एलिमेंट्स जो अभी पीछे पड़े थे, M1, उसमें ऐड कर देंगे आप, क्या ऐड कर देंगे? नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। देखो जी, टाइम डिपॉजिट्स का एक नाम और होता है, टाइम डिपॉजिट्स को हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोलते हैं।
फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? लोगों का वो पैसा जो बैंक में लंबे समय के लिए डिपॉजिट करा दिया जाता है। आपके पास में मान लो 1 लाख रुपए हैं, आप बैंक में जाते हो और बोलते हो कि सर ये 1 लाख रुपए मेरा एफडी कर दीजिए। तो बैंक पूछता है कितने साल के लिए? आप कहते हो 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए को एफडी में डाला, तो कंडीशन क्या हो जाती है? कंडीशन ये होती है कि 3 साल से पहले ना पैसा विथड्रॉ कर सकते हो, ना उसमें पैसा और ऐड कर सकते हो। ठीक है? अगर आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो आप एफडी को ब्रेक कराते हो, तुड़वा सकते हो। आपका पैसा है जी, ये तो नहीं है कि हम 3 साल से पहले देंगे ही नहीं। हाँ, एफडी अगर तुड़वाते हो, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का। ठीक है ना? थोड़े से बेनिफिट आप इंटरेस्ट पे लूज़ करोगे, अदरवाइज़ आपका पैसा मिल जाएगा। बट अगर जेन्युइनली बात करो, स्टैंडर्ड टर्म्स पे चलो, तो 3 साल के लिए आपने अगर एफडी कराया, तो 3 साल तक आपका पैसा बैंक में जमा है। ना उसमें पैसा और डालोगे, ना उसमें से निकाल सकते हो। ठीक है? 3 साल बाद बैंक आपको आपके एफडी के ऊपर अच्छा रिटर्न देता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी? तो M1 जो हमने पीछे पढ़ा था 3 एलिमेंट्स थे ना, सी प्लस डीडी प्लस ओडी, उसमें ऐड कर दीजिए वो पैसा, लोगों का वो पैसा जो कमर्शियल बैंकों में डिपॉजिट है फिक्स्ड फॉर्म में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के फॉर्म में, तो उसको आप ऐड कर देंगे, सो यू विल गेट M3। M3 का मतलब होता है, M3 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। M3 क्या है जी? ब्रॉड मनी है। मनी, ब्रॉड मनी का मतलब क्या है? मनी व्हिच परफॉर्म्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है? वो पैसा जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन भी परफॉर्म करता है एंड साथ में स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम कर रहा है। अगर आप थोड़ा-सा कनेक्ट करो इस बात से, सो M1 के अंदर जैसे मैंने कहा था C प्लस DD प्लस OD, तो ये हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? जो आपकी अभी की ज़रूरतों के लिए है। और याद करो जो मैंने अलमारी में 10,000 रुपए कैश रख दो 10 साल के लिए यूज़ कर लेना उसके बाद। ये जो मैं बता रहा था, आप क्या कर रहे थे? अपनी वेल्थ को स्टोर कर रहे थे, अपनी मनी की वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहीं पर अगर आपने कमर्शियल बैंक में एफडी में पैसा डाला है, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी कमोडिटी, अपनी जो मनी है, उसकी वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पर ये फंक्शन बनता है स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। मनी व्हिच परफॉर्म्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, दैट इज क्या? M3, जिसको आप ब्रॉड मनी बोलते हो। सो मनी सप्लाई आपने पढ़ा जिसमें दो चीजें हैं, वन इज M1 एंड सेकंड वन इज M2। ठीक है जी? M3, M2, M2 और M4 सिलेबस में नहीं है। अब आइए बात समझते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मनी की। ठीक है जी? टाइप्स ऑफ मनी किसे कहा जाता है, क्या क्या होते हैं इसमें फॉर्म्स मनी के, वो समझिएगा। सबसे पहला आता है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब समझिएगा, मनी विच इज इशूड बाय आरबीआई whose फेस वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स टेंडर वैल्यू। जिसकी फेस वैल्यू उसके टेंडर वैल्यू के बराबर होती है, उसको हम लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। समझिए, मेरी बात समझिए। वो पैसा जो आरबीआई इशू करता है, अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये 500 रुपए का नोट है। अब इस 500 रुपए के नोट पर क्या लिखा हुआ है? 500 लिखा हुआ है। तो फेस वैल्यू क्या हो गई? 500। और टेंडर वैल्यू मतलब ऑफर्ड वैल्यू। अगर ये 500 रुपए का नोट किसी को ऑफर करोगे, टेंडर करोगे, तो कितने रुपए में चलेगा? 500 में चलेगा। तो वो पैसा जो आरबीआई इशू करता है, जो उसकी फेस वैल्यू है, वही उसकी ऑफर्ड वैल्यू होती है। ऑफर्ड वैल्यू मतलब टेंडर वैल्यू। ठीक है? दिस इज नोन एज लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर, लीगल मतलब आरबीआई के द्वारा इशू किया गया पैसा, टेंडर मतलब ऑफर वैल्यू। तो जो उस पर लिखा होगा, जो उसकी फेस वैल्यू होगी, वही उसकी टेंडर वैल्यू मानी जाएगी। क्लियर? आइए अब बात करेंगे नॉन लीगल टेंडर मनी की। नॉन लीगल टेंडर मनी को फिड्यूशरी मनी भी कहा जाता है। वो पैसा जो आरबीआई ने इशू नहीं किया, व्हेन आई एम सेइंग नॉन लीगल, तो वो पैसा जो आरबीआई ने इशू नहीं किया, ठीक है, बट उसको हम एक्सेप्ट करते हैं इन एज अ मनी, एज मनी उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है? और ये क्यों एक्सेप्ट होता है, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज। फिड्यूशरी का मतलब होता है म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है? जैसे अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, मेरे पास में कैश नहीं है, मैं कहता हूं सर बैंक का चेक मैं दे दूं, मैं चेक काट देता हूं, मैं चेक दे देता हूं आपको, उसके थ्रू मैं पेमेंट कर रहा हूं। सामने वाला कहता है ठीक है सर। तो अगर उसको मुझ पर ट्रस्ट है, तभी तो वो मेरे से चेक लेगा, राइट? और ये जो चेक है, ये बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स प्रिंट करते हैं, आरबीआई प्रिंट नहीं करता। इसीलिए इसको नॉन लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। नॉन लीगल टेंडर मनी वो पैसा जो आरबीआई इशू नहीं करता, कमर्शियल बैंक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, जैसे डिमांड ड्राफ्ट बना लिया या बैंक का चेक बना लिया। ठीक है? इनके थ्रू भी हम एक्सेप्टेंस देते हैं, इनको भी मनी के तौर पर यूज किया जाता है। बट ये तभी होता है जब सामने वाली पार्टी पर
लोगों का ट्रस्ट है। ठीक है, एक दूसरे पे अगर ट्रस्ट नहीं है तो बैंक का चेक या डिमांड ड्राफ्ट की चीजें हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसको हम फिड्यूशरी मनी भी बोलते हैं, यानी वो पैसा जो आरबीआई ने इशू नहीं किया बट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज एक्सेप्टेड एज मनी। ओके, तो लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर, राइट। अब यहां पे समझते हैं फुल बॉडीड मनी, इसका तीसरा फॉर्म समझिए, फुल बॉडीड मनी। आपने कॉइन्स देखे होंगे, ये देखिए कॉइन्स है ना यहाँ पर कॉइन्स, ठीक है। इन कॉइन्स को एक बार के लिए जो इस पे लिखा हुआ है, जैसे 10 रुपए लिखा हुआ है, 20 रुपए लिखा हुआ है, तो इनको 10 और 20 रुपए मत मानो। इनको ये सोचो कि ये जो मेटल का बना हुआ है, जिस मेटल का ये कॉइन है, अगर इस मेटल को मैं यूज करूं एज अ कमोडिटी, मैं क्या बात करने जा रहा हूं, अगर मैं इसको एज अ यूज करूं कमोडिटी, तो ये मेटल कितने रुपए तक का होगा, यानी इसकी कमोडिटी वैल्यू कितनी होगी, समझ गए। तो जो 10 रुपए का सिक्का है, अगर इसको एज अ कमोडिटी यूज करोगे ना, तो उसकी वैल्यू पता है कितनी होगी, लगभग 10 रुपए के आसपास। ठीक है जी, लगभग 10 रुपए के आसपास। तो ये एक ऐसी चीज है, फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है वो पैसा जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू लगभग बराबर है। मतलब मनी वैल्यू चाहे उसको मनी के तौर पर यूज करो तो 10 रुपए चलेगा, कमोडिटी के तौर पर यूज करो, भाई इसको एज अ मेटल यूज करो, इसको पिघलाकर मेटल बनाओ, उस मेटल की कीमत बाजार में देखो तो लगभग 10 रुपए के आसपास है। मतलब फुल बॉडीड है, फुल पैसा वसूल है, एज अ कमोडिटी या एज अ मनी, दोनों चीजें यहां पर सेम है। ठीक है, तो फुल बॉडीड मनी वो होता है, ये कॉइन्स के लिए माना जाता है, इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स ओनली, राइट, जिसकी कमोडिटी वैल्यू और जिसकी मनी वैल्यू दोनों बराबर होती है, उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। फिर आता है इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, इसको समझिएगा। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या होता है, ये वो पैसा है जो पेपर नोट्स के फॉर्म में हम देखते हैं, पेपर नोट्स। अब अब पेपर नोट की बात करिएगा, पेपर नोट में मनी वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा होती है, कमोडिटी वैल्यू बहुत कम होती है। पेपर, यहाँ पर पेपर नोट्स की मनी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू बहुत कम होती है। 500 रुपए का नोट है, जिस पेपर का बना है, सर वो पेपर तो 500 रुपए का नहीं होगा ना, लेकिन पेपर तो 500 का नहीं होगा, लेकिन मनी वैल्यू कितनी है, 500 है। पेपर, मैं कहता हूं प्रिंटिंग विंटिंग लगा कर भी 50 रुपए का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 50 रुपए का, बट उसकी मनी वैल्यू कितनी है सर, 500 रुपए। ठीक है, तो यहां पर कमोडिटी वैल्यू इज लेस देन मनी वैल्यू, तो वो कहलाता है आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। और जहां पर फुल बॉडीड है वहां पर कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों बराबर होगी। ठीक है जी, तो ये आपने पढ़ा फुल बॉडीड मनी और रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। अब हम पढ़ेंगे इसमें फिएट मनी। देखिए फिएट मनी क्या होता है समझिएगा। फिएट का मतलब होता है ऑर्डर, फिएट मींस ऑर्डर, राइट। ये वो पैसा है जो आरबीआई के ऑर्डर से इशू किया जाता है। ठीक है, आरबीआई के ऑर्डर से इशू किया जाता है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा, मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ आरबीआई फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, और जिसकी वैल्यू, हुज वैल्यू इज इनकन्वर्टिबल इनटू एनी अदर फॉर्म। एक एग्जांपल समझिएगा, अभी नवंबर 2016 में एक करेंसी नोट आई 2000 रुपए की, ठीक है। और 2000 रुपए का करेंसी नोट कब छपा, 2000 रुपए का करेंसी नोट डिनोमिनेशन जो है वो आया 2016 में, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, तो आरबीआई ने 2023 में जाते जाते, 2023 में सितंबर 2023 तक आरबीआई ने ये बोल दिया कि भाई अब आप इसको पैसा नहीं मानेंगे, यानी अब आरबीआई कह रहा है कि 2000 रुपए का नोट बाजार में सर्कुलेशन में नहीं रहेगा। सर 2000 रुपए का नोट आपने जब 2016 में हमको दिया तो हमने कहा हाँ जी ठीक है मान लेंगे, आपने बोला 2000 रुपए मानो, हमने कहा मान लिया। अब 2023 में जाकर बोलते हो कि नहीं अब ये सर्कुलेशन में यूज नहीं होगा, तो हमने 2000 रुपए का नोट ट्रांजैक्शन में यूज करना बंद कर दिया। जो भी हमारे पास पैसा था हम बैंकों में जाके जमा कराया है ना। हमने यही बोला कि सर अब आरबीआई मना कर रही है इसको यूज करने के लिए, तो आप रख लीजिए हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, मतलब हमने पैसा बैंक को सौंप दिया, राइट। तो फिएट मनी का मतलब होता है वो पैसा विच इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ आरबीआई, जिसकी जिसकी जो टेन्योर है, टेन्योर का मतलब होता है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो टेम्परेरी है, हमें नहीं पता कितने दिन के लिए इशू किया गया है, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक उसको हम पैसा मानते हैं। क्यों, इट इज द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल बैंक। तो फिएट मनी ऑर्डर मनी होता है विच इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ आरबीआई, जिसकी वैल्यू फर्दर इनकन्वर्टिबल होती है। व्हाट्स
फर्दर इनकन्वर्टिबल होती है का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे 2000 रुपए का नोट है, अब हमने कहा कि ये नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा तो ये थोड़ी आरबीआई कहेगा कि चलो आप इसको 2000 नहीं इसको 1000 मान लो, या ऐसा तो नहीं है ना कि उसको फिर दोबारा रिकन्वर्ट करके किसी और फॉर्म में यूज किया जाएगा, नहीं, उसकी वैल्यू किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है जी। तो फिएट मनी है वो पैसा, जब तक आरबीआई कह रहा है कि ये पैसा है इसको पैसा मानिए, तो उसको हम पैसा मानेंगे, अदरवाइज उसको पैसा मानना छोड़ देंगे। राइट। फाइनली कहता है इसमें, फाइनली इसमें अब है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब क्या है, जैसे जितने भी आपके जो कार्ड्स वगैरह होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, रादर देन यूजिंग कैश, रादर देन यूजिंग वो पैसा जो आरबीआई ने बनाया है और मार्केट में सर्कुलेट किया है, उसकी बजाय आप क्या यूज कर रहे हो, कार्ड्स यूज कर रहे हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, तो इनको बोला जाता है जी प्लास्टिक मनी। ये भी एक फॉर्म है मनी का। तो टाइप्स ऑफ मनी आपने इसमें कंप्लीट किया। इसके बाद में हमारा शुरू होगा बैंकिंग चैप्टर। बैंकिंग चैप्टर एक नई डायमेंशन से शुरू करते हैं अगले वीडियो में।